नमस्कार दोस्तों, मणिकांत एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आगे की वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, आज हम बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो 1995 में पूछा गया है। इसमें व्याख्या सहित हल प्रश्न दिया गया है। एक एक करके करते हैं। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? यानी हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ये हो जाएगा लाल रंग का उपयोग हुआ था। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा से प्राप्त मिट्टी के बर्तन सामान्यतः लाल रंग के हैं। हड़प्पा का पूरा स्थल पाकिस्तान के साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा के ध्वंसावशेषों के विषय में सन 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम उल्लेख किया। राय बहादुर दयाराम साहनी ने इस स्थल का पुनः अन्वेषण कर 1323 से 24 तथा 1924-25 के दौरान उत्खनन कार्य करवाया। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद संहिता का नववां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऋग्वेद संहिता का नववां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ये हो जाएगा सोम और इस पे पर नामांकित देवता को समर्पित है। सोम और इस पे पर नामांकित देवता को समर्पित है ऋग्वेद संहिता का नववां मंडल। अगला प्रश्न देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेद का नववां मंडल सोम देवता को समर्पित है। सोम अपनी मादकता के लिए प्रख्यात था, जो हिमालय के मंजुवत शिखर पर होता था। सोम का व्यवहार केवल धार्मिक उत्सवों पर होता था। यज्ञों के अवसर पर सोमरस पान करने तथा देवताओं को पीने के लिए समर्पित करने की प्रथा थी। अगला प्रश्न देखते हैं। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो ये 1/6 है। यानी धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6 है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि राजा अपने द्वारा किए गए कार्यों अर्थात सामान्य जन की सुरक्षा और कल्याणकारी सेवा आदि के बदले उपज का 8/6वां हिस्सा अपनी वृत्ति के रूप में प्राप्त करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ये हो जाएगा 14 पूर्व, ये पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक स्वामी महावीर हैं। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा यही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग तथा 12 उपांग भी जैन धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया? तो ये किया आजीवकों ने। यानी बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया? तो आजीवकों ने किया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, बराबर की गुफाओं का निर्माण अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार के गया जिले में स्थित बराबर पहाड़ियों को काट कर करवाया गया था। बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीवकों ने आश्रम गृह के रूप में किया। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न मिलान करने वाला है। इसकी हम व्याख्या ही देख लेते हैं। इसमें नागानंद यानी हर्षवर्धन संबंधित है। हर्षचरित्र ये बाणभट्ट से संबंधित है। तुगलकनामा ये अमीर खुसरो से संबंधित है। ताउल मो राजा राम मोहन राय से संबंधित है। नील दर्पण दीनबंधु मित्र द्वारा रचित रचनाएं हैं। यानी ये सारे रचनाएं थी जिसको इन लोगों ने इनकी रचनाएं की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया लगभग कितने ईसा पूर्व में या ईस्वी में? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न पे मतभेद है। इसमें व्याख्या देख लेते हैं। चीनी यात्री इत सिंह ने 671 या 672 ईस्वी में बिहार का भ्रमण किया। इत सिंह अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से भारत आया था। उसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा उस समय के भारत की दशा का वर्णन किया, परंतु यह ह्वेनसांग के विवरण के समान उपयोगी नहीं है। चीनी यात्रियों में सर्वाधिक महत्व ह्वेनसांग का है, जो महाराज हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। उसने 16 वर्षों तक यहाँ निवास किया और नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक रहकर शिक्षा प्राप्त की। अगला प्रश्न देखते हैं। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये हो जाएगा गुप्त काल की। यानी नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की। अगला प्रश्न देखते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गुप्त काल के अंतिम चरण में व्यापार वाणिज्य का ह्रास होने लगा तथा
आर्थिक गतिशीलता मंद पड़ने लगी। इसी समय सामंतवाद भी जड़ पकड़ने लगा। फलतः आर्थिक गतिविधियों के केंद्र रहे नगरों का पतन होने लगा। ह्वेनसांग ने भी प्रमुख गुप्तकालीन नगरों के उजागर होने की बात की। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता है? ये हो जाएगा खम्स, खराज, उस्र और मुक्तई, ये सारे भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर थे। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। खम्स लूट का धन होता था। इस धन का 1/5 भाग राजकोष में तथा 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था। परंतु अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद बिन तुगलक ने लूट के धन का 4/5 भाग राजकोष में जमा किया तथा शेष 1/5 भाग सैनिकों में वितरित किया। यह भूमि उत्पाद कर नहीं था। खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। यह उपज का 1/3 से 1/2 भाग तक वसूल किया गया। सल्तनत काल में लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली को मुक्तई कहा गया। यानी जो सल्तनत काल में लगान निर्धारण की एक प्रणाली थी उसको मुक्तई प्रणाली कहा गया, मुक्तई कहा गया है, मिश्रित प्रणाली थी। आगे देखते हैं। उस्र केवल मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था जो भूमि की उपज पर लिया जाता था। इस कर की वसूली में बल प्रयोग किया जा सकता था। यह कर प्राकृतिक साधनों से सिंचित भूमि की उपज का 1/10 भाग या 10% तथा मनुष्यकृत संसाधनों से सिंचित भूमि की उपज का 1/20 यानी 5% भाग लिया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो ये हो जाएगा हरिहर द्वितीय। यानी विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। तो ये हो जाएगा हरिहर द्वितीय। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। हरिहर प्रथम इस राज्य का प्रथम शासक हुआ। 1377 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिद ने विजयनगर राज्य पर आक्रमण कर दिया परंतु उसको सफलता नहीं मिली और वापस जाते समय मार्ग में मुजाहिद का वध कर दिया गया। विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश के तृतीय शासक हरिहर द्वितीय की सबसे महत्वपूर्ण सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से गोवा तथा बेलगांव को छीनना था। अगला प्रश्न देखते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ये था मोहम्मद शाह। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह के समय में फारस के शाह नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया। वापस जाते समय मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होती थी। ये अपना बिहार हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम अफीम और सोरा की प्राप्ति बिहार से होती थी। सोरा का उत्पादन बंगाल में भी प्रचुर मात्रा में होता था। यहाँ पर व्यापार करने वाले यूरोपियों में मुख्य रूप से पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? ये हो जाएगा हॉकिंस। यानी कैप्टन हॉकिंस को अंग्रेजों में जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में व्यापारिक कोठियों खोलने के प्रयास के अंतर्गत ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को अपने राजदूत के रूप में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 जात का मनसब तथा खान की उपाधि प्रदान की थी। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के पास भेजा। टॉमस रो का एकमात्र उद्देश्य था व्यापारिक संधि करना। यद्यपि उसका जहांगीर से व्यापारिक समझौता नहीं हो सका, फिर भी उसे तत्कालीन गुजरात के सूबेदार खुर्रम से व्यापारिक कोठियों को खोलने के लिए एक फरमान प्राप्त हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। यानी मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। तो ये हो जाएगा 2 और 4। यानी विद्या के केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में। अगला प्रश्न देखते, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मध्यकाल में बिहार के वर्तमान नालंदा जिले का मुख्यालय बिहार शरीफ जो विद्या तथा धर्म का प्रमुख केंद्र था, विद्या केंद्र के रूप में यहाँ पर आदित्यपुर विश्वविद्यालय स्थित था। यहीं पर सूफी संत सरफुद्दीन मनेरी की प्रसिद्ध दरगाह भी स्थित था। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? ये हो जाएगा फिरदौसी संप्रदाय से था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 12वीं शताब्दी में अनेक सूफी संत भारत आए। 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए। उन्होंने यहाँ पर चिश्ती सिलसिले की स्थापना की। इनकी गतिविधियों
का मुख्य केंद्र अजमेर था। मध्यकालीन बिहार में फिरदौसी सिलसिला का सबसे अधिक लोकप्रिय था। यानी मध्यकाल में बिहार में फिरदौसी सिलसिला सबसे अधिक लोकप्रिय था। बिहार के प्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध इसी सिलसिले से था। बिहार शरीफ में संत शरफुद्दीन मनेरी की दरगाह है। सुहरावर्दी संप्रदाय की स्थापना शेख शहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने की थी। आगे देखते हैं। किंतु इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बहाउद्दीन जकारिया को है। कादेरी संघ की स्थापना सैयद अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी। भारत में इस सिलसिले के प्रमुख संत मोहम्मद गौस थे। अगला प्रश्न देखते हैं। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? इसमें है पहला बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग या उदार रजवाड़े। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। तो इसमें 1, 2 और 3 1, 2 और 3 तीनों हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 19वीं सदी को भारत में धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण की सदी माना गया है। इस समय कंपनी की पाश्चात्य शिक्षा पद्धति से आधुनिक तत्कालीन युवा मन चिंतनशील हो उठा। इस आंदोलन ने बुद्धिजीवी वर्गों, नगरीय उच्च जातियों तथा उदार रजवाड़ों को मुख्य रूप से आकर्षित किया। यानी पहला, दूसरा और तीसरा हो जाएगा। बुद्धिजीवी वर्गों, नगरीय उच्च जातियों तथा उदार रजवाड़ों को मुख्य रूप से आकर्षित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो ये हो जाएगा ज्योतिबा फुले। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सत्यशोधक समाज नामक संगठन की स्थापना महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने सितंबर 1873 में किया था। इस संगठन की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा निम्न जातियों के कल्याण करने तथा पाखंडी एवं स्वार्थी ब्राह्मणों से उन्हें सुरक्षा दिलाने के लिए की गई थी। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हो जाएगा बी। यानी पहले रोहिणी नामक जगह पे हुआ था, फिर पटना, फिर मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संथाल परगना जिला के अंतर्गत देवघर के सब डिवीजन के रोहिणी नामक गांव में स्थल सेना के 32वीं रेजिमेंट की एक कंपनी का मुख्यालय था। 7 से 12 जून 1857 की संध्या में सबसे पहले इस टुकड़ी ने विद्रोह किया था। पटना में 3 जुलाई 1857 को विद्रोह हुआ। इसके पश्चात 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में तथा 26 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा जगदीशपुर में विद्रोह किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। 2 और 4 यानी साहूकार और जमींदार ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। इसमें खेतिहर मजदूर लिया था भाग और कृषक लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। साहूकार एवं जमींदार वर्ग ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। केंद्र और सत्ता के प्रतीक के रूप में दिल्ली पर कब्जे के साथ 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। बहादुर शाह द्वितीय द्वारा खुद को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किए जाने से इस विद्रोह को एक सकारात्मक राजनीतिक अर्थ मिला। वास्तव में ये सिपाही सैनिक वर्दी में किसान थे जो अब तक गांव की मिट्टी से जुड़े थे। किसान, काश्तकार, धर्मगुरु, नौकरी पेशा, दुकानदार हर कोई इस विद्रोह में शामिल हो गया और सिपाहियों का विद्रोह आम जनता का विद्रोह बन गया। आगे देखते हैं। यद्यपि विद्रोहियों को जनसाधारण की सहानुभूति मिल रही थी, लेकिन पूरा देश उनके साथ नहीं था। व्यापारी, पढ़े लिखे लोग और भारतीय शासक अंग्रेजों की सक्रिय मदद कर रहे थे। जमींदार और साहूकार वर्ग अंग्रेजों की सफलता की कामना कर रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो हो जाएगा सर जेम्स ऑटरम एंड डब्ल्यू टेलर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऑटरम एंड टेलर ने 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा। सर जॉन लॉरेंस तथा सीले ने इसे सिपाही विद्रोह तथा टी.आर. होम्स ने सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष कहा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो हो जाएगा नाडार। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मारवा एवं नडारों द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं।
महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? तो ये हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता था। गोपाल कृष्ण गोखले न्यायाधीश रनाडे के शिष्य थे। वे रनाडे को अपना आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु मानते थे। 1905 में गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य देशभक्त तैयार करना था। उनकी मृत्यु पर तिलक ने उन्हें भारत का हीरा, महाराष्ट्र का रत्न और देश सेवकों का राजा बतलाया। आगे देखते हैं। ब्रिटिश सरकार गोखले को एक छुपा हुआ राजद्रोही समझती थी। एमजी रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात तथा आधुनिक ऋषि कहा जाता था। रनाडे ने 1870 ईस्वी में पूना में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य जनता में राजनीतिक चेतना को जागृत करना एवं महाराष्ट्र में समाज सुधार करना आदि था। अगला प्रश्न देखते हैं। 1856 ईस्वी में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। तो इसके आंसर में मतभेद है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं डायरेक्ट। धार्मिक और सुविधा कानून का निर्माण 1856 ईस्वी में किया गया। इसमें यह व्यवस्था की गई थी कि धर्म परिवर्तित करने पर भी किसी हिंदू को उसकी पैतृक जायदाद से बेदखल नहीं किया जा सकता। इससे उच्च वर्गीय हिंदुओं के ईसाई बनने पर उत्पन्न होने वाली कठिनाइयाँ दूर हो गई। सती निषेध अधिनियम 1829 ईस्वी के 14 अधिनियम के रूप में पारित किया गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में पारित हुआ तथा राज्य हड़पने का सिद्धांत 1848 ईस्वी में व्याख्यापित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो ये हो जाएगा आनंद पांडे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आनंद पांडे बिरसा मुंडा के गुरु थे। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1895 से 1900 के बीच हुआ। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। बिरसा का जन्म बंटाई की खेती करने वालों एक परिवार में 15 नवंबर 1875 ईस्वी में रांची जिले के उलीहाट नामक गांव में हुआ था। आदिवासी इन्हें बिरसा भगवान कहते थे। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया। आगे देखते हैं। छोटा नागपुर में 1914 से 21 के दौरान ताना भगत आंदोलन चला, जिसका नेतृत्व जात्रा भगत ने किया। यह आंदोलन धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन था। इस पर गांधीवादी प्रभाव था। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष तथा प्रोफेसर एन जी रंगा इसके महासचिव चुने गए थे। आगे देखते हैं। एम एन राय ने 1920 में ताशकंद में साम्यवादी दल का गठन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो ये हो जाएगा खोंड जनजाति। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। खोंड जनजाति द्रविडियन प्रजाति की हैं। ये लोग काफ़ी सीधे साधे होते हैं। शुरुआत के दिनों में इनमें मानव बलि की प्रथा प्रचलित थी। इसे मरियाह कहते थे। अंग्रेजों द्वारा इस कुप्रथा को समाप्त करने के कारण इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अंततः अंग्रेजों की कोशिश से यह कुप्रथा समाप्त हो सकी। अगला प्रश्न लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? ये हो जाएगा 1774 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। इसके अतिरिक्त कंपनी की संचालक समिति में आमूलचूल परिवर्तन करना तथा कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के योग्य बनाना था। इसको 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने पास किया तथा 1774 ईस्वी में इसे लागू किया गया। इस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत सन 1774 में बिहार के लिए प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए, जिनमें एक कथन ए और दूसरा कारण आ रहा है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, इसको देखना है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसमें ए सत्य है और आर दूसरा कथन असत्य है। ये ऑप्शन हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा था। ये सही है। एक संघ के रूप में इसने आंदोलन में भाग नहीं लिया, परंतु व्यक्ति के रूप में भाग लेने से मनाही भी नहीं थी। अतः यह कारण सत्य नहीं है कि उसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। अगला प्रश्न है। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? ये हुआ था सन 1927 ईस्वी में हुआ था। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? तो 1927 में हुआ था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन 5 दिसंबर 1927 में हुआ था। इस संगठन में बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी एवं जी.आर. अयंगर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न देखते हैं, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये था एम.एन. राय। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एम.एन. राय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के पहले भारतीय सदस्य थे जिन्होंने लेनिन के साथ मिलकर उपनिवेशों के प्रति कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की नीति तैयार की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की? तो ये हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावरनी पश्चिमोत्तर भारत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान वर्षों से सक्रिय थे। अब्दुल गफ्फार खान ने वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की। ये लोग लाल कुर्ती के नाम से जाने जाते थे। सिविल ना फरमानी आंदोलन में इनकी भूमिका काफ़ी सक्रिय थी। 1934 ईस्वी में अब्दुल गफ्फार खान को कांग्रेस ने प्रधान पद देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इन्होंने यह कहकर ठुकरा दिया कि वह सैनिक के रूप में उत्पन्न हुए हैं और उसी रूप में मरेंगे। 14 अगस्त 1987 ईस्वी को उन्हें भारत रत्न की सर्वोच्च उपाधि से विभूषित किया गया। हसरत मोहानी पाकिस्तान की स्थापना के घोर विरोधी थे। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। तो इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, 1 2 3 4 4 हो जाएगा। चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड हुआ था, ये भी सही है। उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, ये भी इसके बाद हुआ था। गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, ये भी सही है। गांधी जी की गिरफ्तारी, ये भी सही है। यानी पहले चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड हुआ था, उसके बाद उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जला देना, ये भी सही है। उसके बाद ये घटना हुआ था। गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन किया गया, हाँ, इसके बाद स्थगन किया गया था। गांधी जी की गिरफ्तारी ने उसके बाद गांधी जी क्या हुई थी? गिरफ्तारी हुई थी। अगला प्रश्न देखते, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में सितंबर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और असहयोग आंदोलन को मंजूरी दे दी गई। 1920 के नागपुर अधिवेशन में इसे पूर्ण मंजूरी मिल गई। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में कांग्रेस और खिलाफत का जुलूस निकला था। कुछ पुलिस वालों ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने गोली चलाई। इससे उत्तेजित भीड़ ने पुलिस पर हमला बोल दिया और थाने में आग लगा दी, जिससे 23 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार करके 6 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता को ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो महात्मा गांधी ने देखा था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो हो जाएगा टी ए अल्कट का योगदान नहीं था। बाल गंगाधर तिलक कथा भी सही है। एनी बेसेंट कथा भी सही है। एम एन सुब्रमण्यम अय्यर कथा भी सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एनी बेसेंट ने पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से होम रूल चलाने का प्रस्ताव किया। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 ईस्वी में बेलगांव के सम्मेलन में होम रूल लीग के गठन की घोषणा की। टी एस अल्कट होम रूल की स्थापना से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वर्गों में कौन सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? तो ये हो जाएगा 2 और 3, यानी कृषक वर्ग और मुसलमान। अगला प्रश्न, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में उठा एक जन आंदोलन था। बंगाल विभाजन का मूल मकसद बंगाल में बंगालियों की आबादी कम करके उन्हें अल्पसंख्यक बनाना था। इस आंदोलन का प्रचार लोकमान्य तिलक ने पूरे देश में, विशेषकर बम्बई और पुणे में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब एवं उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में इस आंदोलन को पहुंचाया। सैयद हैदर राजा ने दिल्ली में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। जनता का बहुत बड़ा हिस्सा पहली बार सक्रिय राष्ट्रवादी राजनीति में भागीदार बना। पहली बार औरतें घर से बाहर निकली और धरने व प्रदर्शन में भाग लिया। जहां तक किसानों, विशेषकर निचले तबके के किसानों को आंदोलन के लिए तैयार करने की बात है, स्वदेशी आंदोलन इस मामले में असफल रहा। स्वदेशी आंदोलन समाज के विभिन्न तबकों के बीच मुसलमानों को ही अपने साथ ले सका। बहुसंख्यक मुसलमान, विशेषकर खेतिहर मुसलमानों ने ही साथ नहीं दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। ये हो जाएगा एनी बेसेंट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जिन्होंने 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू ने 1925 में कानपुर के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो भूमिगत संगठनात्मक ढांचा तैयार किया गया था, उसका नेतृत्व अरुणा आसफ अली ने सुचेता कृपलानी के साथ किया था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो ये हो जाएगा 1924 में हुआ था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सबसे पहले भारत के क्रांतिकारी संगठित होना शुरू हुए। इसके पुराने नेता थे क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, सचिंद्रनाथ सान्याल। अक्टूबर 1924 में इन क्रांतिकारी युवकों का कानपुर में एक सम्मेलन हुआ और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अथवा सेना का गठन किया गया। इसका उद्देश्य सशक्त क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना और एक संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना था। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर का पठार एक संप्राय भूमि है। क्या है? एक संप्राय भूमि है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। छोटा नागपुर का पठार एक संप्राय भूमि है। बिहार के मैदानी क्षेत्र के ठीक दक्षिण में 150 मीटर की समोच्च रेखा से छोटा नागपुर के पठार का आरंभ है। रोहतास की कैमूर पहाड़ी के अलावा वह समस्त क्षेत्र छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आ जाता है। उत्तर पूर्वी भारत की ओर फैले प्रायद्वीप भारत का यह एक हिस्सा है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है? तो गंगोत्री ये सबसे बड़ा हिमनद है। उपयुक्त विकल्पों में गंगोत्री हिमनद सबसे बड़ा है। गंगोत्री हिमनद की लंबाई 30 किलोमीटर है, जो कुमायूं उत्तराखंड में स्थित है। हिमालय के प्रमुख हिमनद को देखेंगे हम। सियाचिन ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ससाइनी ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। बियाफो हिस्पर ये भी काराकोरम श्रेणी में स्थित है। गंगोत्री ये कुमाऊं उत्तराखंड में स्थित है। पुनमाह ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। जेमू ये कंचनजंगा श्रेणी में स्थित है। चेराबार ये उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम अवरोही मतलब घटते क्रम होता है। तो हो जाएगा 3 4 1 2 हो जाएगा। यानी क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा मध्य प्रदेश है, उसके बाद हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा बिहार, उसके बाद आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है? ये हो जाएगा लूनी नदी। यानी निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? ये हो जाएगा लूनी नदी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लूनी नदी अरावली श्रेणी में अजमेर के दक्षिण पश्चिम से निकलती है। यह नदी भूमि बंधित नदी है। 320 किलोमीटर लंबी यह नदी अरावली के समानांतर में अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश में प्रवाहित होकर कच्छ के रण की दलदली भूमि में विलुप्त हो जाती है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक के पश्चिमी ढाल से होता है। यह नदी भ्रंशोथ घाटी में प्रवाहित होती है तथा अरब सागर में एस्चुअरी बनाती है। ताप्ती नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुरा की पहाड़ियों से होती है। पूर्णा नदी, गिरना नदी इसकी सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी महाबालेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी तुंगभद्रा है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानसून का निवर्तन इंगित होता है? तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन 1 और 3। यानी साफ आकाश में और स्थल पर तापमान के बढ़ने से मानसून का निवर्तन इंगित होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मानसून के निवर्तन के समय आकाश स्वच्छ रहता है और तापमान बढ़ने लगता है एवं भूमि में नमी मौजूद होती है, परंतु बंगाल की खाड़ी में अधिक दबाव परिस्थिति मानसून के निवर्तन को इंगित नहीं करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं। तो ये हो जाएगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को भारत के चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चावल की फसल के लिए चिकनी उपजाऊ मिट्टी, गर्म जलवायु तथा 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा की आवश्यकता होती है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र चावल की उपज के लिए उपयुक्त है, इसलिए इस क्षेत्र को चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है? तो ये हो जाएगा प्राकृतिक अंतःस्थलीय। भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है तो प्राकृतिक अंतःस्थलीय। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग अंतःस्थलीय मत्स्य क्षेत्र है, जो 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार कुल मछली उत्पादन में 70% से अधिक का योगदान करता है। अंतःस्थलीय मत्स्य क्षेत्र के तहत सांस्कृतिक अंतःस्थलीय मत्स्य क्षेत्र ज़्यादा महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, मरमा गोवा पतन स्थित है कहाँ? तो ये गोवा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गोवा में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत की तटरेखा 75 से 16 किलोमीटर लंबी है, किंतु यह तटरेखा कम कटी फटी होने के कारण इसके तट पर बड़े बड़े प्राकृतिक बंदरगाह बहुत कम है। मरमा गोवा पतन गोवा में स्थित है। इसका पोताश्रय प्राकृतिक है, यहाँ से निर्यात आयात की तुलना में अधिक है। कोचीन केरल में स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है।
पालघाट दर्रे से होकर बनाए गए रेल मार्ग द्वारा यह दक्षिण भारत के भीतरी भागों से जुड़ा है। तुतीकोरिन तमिलनाडु में स्थित है, जो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। आगे देखते हैं। इसकी पृष्ठभूमि खनिज, पशु और कृषि संसाधनों से युक्त है। पारादीप उड़ीसा में स्थित एक कृत्रिम बंदरगाह है। यहाँ से जापान को उड़ीसा किरीबद्ध क्षेत्र का लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर क्या होती है? तेज होती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि तेज हवा के कारण वाष्पन की दर तेज हो जाती है, इसलिए ओस के कारण ओस के कण वाष्पित हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है कितना दिन का? तो ये 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सूर्य हमारी आकाशगंगा के अनेक तारों में से एक है। गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र की परिक्रमा करता है। जो तारा केंद्र के निकट होता है उसका परिक्रमण काल कम तथा जो केंद्र से दूर होता है उसका परिक्रमण काल अधिक होता है। आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा सूर्य द्वारा लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। समस्त विश्व में चीतों की सर्वाधिक आबादी भारत में है। इसकी अनुमानित संख्या कितनी है? तो ये 6000 है। कितना है? 6000। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में 70 साल बाद 8 चीतों को नामीबिया से भारत लाकर बसाया गया था। इन्हें मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी है, ये हो जाएगा कीवी पक्षी जो उड़ नहीं सकती है। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कीवी है। अगला प्रश्न देखते हैं। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है तो वनारोपण के द्वारा। मृदा अपरदन को वनारोपण द्वारा रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है कितना? ये हो जाएगा संपूर्ण भूमि का 33%। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मानव व अन्य जीवधारी जिस जैविक और भौतिक परिस्थितियों एवं वातावरण में रहते हैं उसे पर्यावरण और उसके दूषित होने की प्रक्रिया, प्रदूषण और इनका अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसे पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कम से कम 33% भूभाग में वनावरण पारिस्थितिक संतुलन के लिए अनिवार्य है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन एक पतन नगर नहीं है? ये हो जाएगा कैनबरा। टोक्यो एक पतन नगर है, न्यूयॉर्क भी है, लंदन भी है, लेकिन कैनबरा पतन नगर नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हो जाएगा सी, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अग्नेय चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के पिघले पदार्थ मेग्मा के ठोस होने से होता है। ये चट्टानें क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? तो हो जाएगा चाइना। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 2020 के अनुसार शीर्ष 5 देश कोयला भंडारण में टॉप पे हैं। अमेरिका पहला हो जाएगा, दूसरा रसिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत। उत्पादन की दृष्टि से शीर्ष 5 देश ये हो जाएगा चीन, भारत, रूस, इंडोनेशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 84.4 करोड़। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1991 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 84.63 करोड़ थी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ 8,54,977 है, जिसमें पुरुष 62 करोड़ 32,70,258 है तथा स्त्रियों की संख्या 58 करोड़ 75,84,719 है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ये हो जाएगा सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र, ये सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के बाद जिसमें कुछ नए आदर्श प्रतिस्थापित किए गए हैं, अब सही क्रम में संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश दिया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है। तो हो जाएगा अनुच्छेद 175 के धारा 2 द्वारा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 175(2) के अनुसार राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश उस राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को भेज सकेगा, और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा। अगला प्रश्न है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, यानी केवल 4। इसकी देख लेते हैं व्याख्या।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक पर उनमें मतभेद होने की स्थिति में ही होती है। संविधान संशोधन विधेयक तथा धन विधेयक के मामलों में संसद की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 83 के 2 के अनुसार लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष तक का होता है, परंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 2 के ख के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को मंत्रिपरिषद की सलाह से उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेद में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो अनुच्छेद 170। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 170 यह उपबंध करता है कि अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अनाधिक और 60 से और न्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी। अनुच्छेद 176 के 1 के अनुसार प्रत्येक महानिर्वाचन के उपरांत राज्य विधानसभा के प्रथम सत्र पर तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र पर राज्यपाल राज्य की विधानसभा या दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेगा। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभा का मुख्य पदाधिकारी अध्यक्ष होता है। उसका चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा अपने ही सदस्यों में से किया जाता है। सभा अपने सदस्यों में से ही एक उपाध्यक्ष का चुनाव भी करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो केवल 4, यानी ऑप्शन के अनुसार इसमें सिर्फ बिहार में विधान परिषद है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्य हैं बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो केंद्रीय संसद के द्वारा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद विधि द्वारा किसी ऐसे राज्य में जहां विधान परिषद नहीं है में विधान परिषद का सृजन तथा जिस राज्य में विधान परिषद विद्यमान है उस राज्य से उसका उत्पादन कर सकती है। संसद द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या उत्पादन के लिए संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा इस आशय का संकल्प कुल सदस्यों के बहुमत से एवं उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। विधान परिषद के सृजन या उत्पादन के लिए संसद द्वारा पारित विधि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन नहीं मानी जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा का नेता कौन है? ये हो जाएगा प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। राज्यसभा का नेता उस सदन में बहुमत वाले दल से नामित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है क्योंकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि यह एक अस्थायी सदन है। यह क्या है? एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते तथा उनके स्थान पर नए सदस्य चुने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए उपाध्यक्ष को। किसको देना चाहिए? उपाध्यक्ष को। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 179 के अंतर्गत विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों ही एक दूसरे को संबोधित पत्र द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए संस्थानों का आवंटन आधारित है तो 1971 की जनगणना पर आधारित है। अगला इसका व्याख्या देख लेते हैं। मूल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 में लोकसभा में सीटों का निर्धारण प्रत्येक पूर्ववर्ती जनगणना पर जिनके आंकड़े प्रकाशित हो गए हों आधारित था तथा जिसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधन करके निश्चित किया गया कि सन 2000 ईस्वी के बाद होने वाली प्रथम जनगणना तक 1971 की जनगणना ही लोकसभा में सीटों के आवंटन का मानक जनगणना मानी जाएगी। आगे देखते हैं। नवीन संशोधन के अनुसार लोकसभा के स्थानों में परिवर्तन 2026 ईस्वी तक नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके? उपरोक्त में से कोई नहीं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लोकसभा के प्रत्याशी को अपनी जमानत बचाने के लिए वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त करना अनिवार्य होता है। निर्वाचन में 1/6 से कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? ये हो जाएगा जिला विकास पदाधिकारी होता है।
जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान जिला विकास पदाधिकारी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? तो ये हो जाएगा, किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का ही सम्मिलित स्वामित्व है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। औद्योगिक लाइसेंसिंग व्यवस्था में सुधार के लिए 22 जुलाई 1966 में गठित की गई सुविमल दत्त समिति ने 17 जुलाई 1969 को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में भारत में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में संयुक्त क्षेत्र यानी ज्वाइंट सेक्टर की परिसंकल्पना का प्रस्ताव किया। अर्थव्यवस्था के संयुक्त क्षेत्र का तात्पर्य किसी उद्यम में सार्वजनिक, सरकारी एवं निजी दोनों पूंजियों का लगना है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का पूर्ण स्वामित्व सरकार का होता है, जबकि निजी क्षेत्र वाले उद्योगों का स्वामित्व व्यक्तिगत उद्योगपतियों या पूंजीपतियों के हाथ में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है। उसकी डी ऑप्शन हो जाएगा 2, 3 एवं 4। तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण, कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण, औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दुनिया के देशों को उनके आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी एवं अन्य लक्षणों के आधार पर विकसित, अल्प विकसित या विकासशील एवं अविकसित अर्थव्यवस्थाओं में वर्गीकृत किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में पाए जाने वाले निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर भारत को अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखा जाता है। पहला है निम्न प्रति व्यक्ति आय, दूसरा है कृषि पर अधिक निर्भरता, तीसरा है निम्न कृषि उत्पादकता, चौथा है आय व संपत्ति की अत्यधिक असमानता, पांचवा है तीव्र जनसंख्या वृद्धि, छठा है ग्रामीण जनसंख्या की बहुलता, सातवां है निम्न जीवन स्तर व स्वास्थ्य, आठवां है औद्योगिक विकास की मंद गति एवं तकनीकी पिछड़ापन। अगला प्रश्न देखते हैं, विगत वर्षों में भारत की केंद्र सरकार का सर्वाधिक संपूर्ण व्यय किस क्षेत्र में हुआ है? तो ये विकास क्षेत्र में हुआ है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्नकाल के दौरान सर्वाधिक संपूर्ण व्यय विगत वर्षों में विकास पर हुआ था, परंतु बजट अनुमान 2022-23 के अनुसार व्यय निम्नलिखित है। ब्याज पर 9,40,651 रुपये खर्च हुआ है, रक्षा पर 3,85,370 करोड़ रुपये, और सब्सिडी में 3,17,866 रुपये खर्च हुआ, जबकि विकास पे ग्रामीण, शहरी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 2,85,642 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से प्रत्यक्षतः संबंधित परिवार कल्याण सेवाओं के लिए केंद्रीय बजट 1995-96 ईस्वी में प्रस्तावित आवंटन है 726 करोड़ रुपये की व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय बजट 1995-96 में ग्रामीण क्षेत्रों से प्रत्यक्षतः संबंधित परिवार कल्याण सेवाओं के लिए 726 करोड़ रुपये प्रस्तावित था। अगला प्रश्न देखते हैं, ये सारे करंट अफेयर के प्रश्न हैं, इसको हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना में अविकासीय व्यय में वार्षिक वृद्धि का औसत था, तो ये 18.9% था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 7वीं योजना 1 अप्रैल 1985 से प्रारंभ हो गई थी। इस योजना की अवधि 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक रही। इसका उद्देश्य था एक स्वतंत्र आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना करना। इस योजना में अविकासीय व्यय में वार्षिक वृद्धि का औसत 18.9% था। इसके मुख्य उद्देश्य निम्न थे: 5% वार्षिक विकास की दर प्राप्त करना, साम्य एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली, उत्पादक रोजगार का सृजन करना। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोत्साहन विकास क्षेत्र कितने हैं? तो ये हो जाएगा 7। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्नकाल के दौरान केंद्र सरकार द्वारा 7 विकास प्रोत्साहन क्षेत्र घोषित किए गए थे, जो कांडला गुजरात में है, सांता क्रूज महाराष्ट्र में है, फाल्टा पश्चिम बंगाल में है, नोएडा उत्तर प्रदेश में है, कोची केरल में है, चेन्नई तमिलनाडु में तथा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। यह संस्था नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रकाशित करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृत प्रदान करता है? ये राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद एक संविधानेतर संस्था है, जिसकी स्थापना योजना आयोग के अनुषंगी संस्था के रूप में 1952 में की गई थी। इस संस्था का प्रमुख कार्य योजना के संचालन का समय समय पर मूल्यांकन, विकास को प्रभावित करने वाली नीतियों की समीक्षा, योजना में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सुझाव तथा योजनाओं को अंतिम रूप प्रदान करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1950 में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। समवर्ती सूची की एक प्रविष्टि के अंतर्गत आर्थिक और सामाजिक योजना के आधार पर सन 1950 मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है, तो ये गेहूं के उत्पादन में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
स्वतंत्रता के पश्चात 1966-67 ईस्वी में नई कृषि नीति के अंतर्गत मैक्सिको से लाए गए उन्नत बीजों के प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग एवं बहुफसली कार्यक्रम अपनाए जाने के फलस्वरूप गेहूं, गन्ना, मक्का एवं धान के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। हरित क्रांति से गेहूं के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई थी। पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश गेहूं के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र बन गए। भारत में हरित क्रांति के प्रवर्तक प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन थे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है कि बिक्री कर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। GST लागू होने से पूर्व राज्य सरकारों के आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बिक्री कर था, परंतु वर्तमान में SGST ही राज्य सरकारों की आय मुख्य स्रोत है। परंतु कुछ राज्यों के आय का मुख्य स्रोत केंद्रीय करों में उस राज्य का हिस्सा है। अगला प्रश्न देखते हैं। 8 अक्टूबर 1991 ईस्वी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक दर को 11% से बढ़ाकर क्या कर दिया? तो 12% कर दिया था। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस समय का। अगला प्रश्न देखते हैं। साप्टा का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा साउथ एशिया प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। साउथ एशिया प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार व्यवस्था साउथ एशियन प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साप्टा का प्रस्ताव श्रीलंका ने 1991 के छठे शिखर सम्मेलन में रखा था। इसी प्रस्ताव के तहत 1995 तक साप्टा को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया, जो आगे चलकर 2004 से साफ्ट में बदल गया था। इसका लक्ष्य दक्षिण एशिया में व्यापार संबंधी बाधाओं को दूर करना है और सार्क देशों के अधिक उदार व्यापार व्यवस्था कायम किए जाने का प्रावधान है। अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्र नीला प्रतीत होता है क्यों? ये आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है। की व्याख्या देख लेते हैं। समुद्र के नीले प्रतीत होने का प्रमुख कारण नीले रंग के आकाश का जल में प्रतिबिंबित होना, इसके साथ ही सूर्य का प्रकाश जब जल पर पड़ता है तो नीला प्रकाश प्रकीर्णित होकर चारों ओर फैल जाता है और जल का रंग नीला दिखने लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिजली की खपत का बिल किसके समापन पर आधारित होता है? ये हो जाएगा केवल एक यानी वाट के मापन पर आधारित होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बिजली की खपत का बिल वाट द्वारा मापा जाता है। वाट विद्युत शक्ति की इकाई है जो प्रति सेकंड 10⁻7 अर्घ या 1 जूल कायांतर के समतुल्य होती है। एक अशुभ शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है उपरोक्त सभी किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। रेडियोधर्मी पदार्थ से अल्फा, बीटा तथा गामा किरणें का उत्सर्जन होता है। जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा, बीटा, गामा कण उत्सर्जित होते हैं तो उसके परमाणु भार एवं परमाणु क्रमांक बदल जाते हैं तथा किसी नए तत्व का जन्म होता है। अगला प्रश्न है। जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो यह हो जाएगा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण जल की स्थायी कठोरता होती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट लवण घुले रहने के कारण होती है। इन्हें जल से अलग करने के लिए इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल मिलाया जाता है, जिससे कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण और घुलनशील कार्बोनेट में परिणत हो जाते हैं तथा उन्हें छानकर अलग किया जाता है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा है? तो ये हो जाएगा यूरेनियम। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए विकल्प में सबसे भारी धातु यूरेनियम है, जिसका परमाणु भार 238 U है। तांबे का परमाणु भार 63.5 U है। एल्युमिनियम का परमाणु भार 27 U है तथा चांदी का परमाणु भार 107.87 U होता है। अगला प्रश्न है। हास्य गैस क्या है? हास्य गैस क्या है? तो ये है नाइट्रस ऑक्साइड। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहा जाता है। इसमें इसे थोड़ी मात्रा में सूंघ लेने पर एक अजीब संवेदना उत्पन्न होती है और मनुष्य हंसने लगता है। पहले इसका उपयोग दंत चिकित्सा में हल्के निश्चेतक के रूप में भी किया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो ये होता है पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। पुष्प से बीज बनता है, जिससे पुनः नए पौधे का जन्म होता है। अगला प्रश्न है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो ये हो जाएगा सोयाबीन। सोयाबीन में अधिकतर प्रोटीन होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सोयाबीन दलहनी एवं तिलहनी दोनों प्रकार की फसल है। सोयाबीन में 40 से 45% प्रोटीन तथा 20 से 22% तक तेल पाया जाता है। सोयाबीन की खली में 50% तक प्रोटीन पाया जाता है, जो कि उच्च कोटि का पशु आहार होती है। सोयाबीन से निर्मित होने वाला दूध गाय के दूध की भांति पौष्टिक होता है। अगला प्रश्न है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? ये हो जाएगा सिकोया का। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यूकेलिप्टस या सफेदा एक लंबा आवृतबीजी वृक्ष है। भूगर्भ जल की अधिक मात्रा आवेशित करने के कारण पर्यावरण की दृष्टि से इस वृक्ष को
आतंकवादी वृक्ष कहा जाता है। संसार का सबसे लंबा वृक्ष सिकोया है। यह नग्न बीजी पौधा है। देवदार पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले लंबे वृक्ष हैं। देवदार जो है ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले लंबे वृक्ष हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। तो ये हो जाएगा क्षय रोग यानी टीबी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्षय रोग से मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है। यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से फैलता है। उक्त रोग से प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख भारतीयों की मौत होती है। अगला प्रश्न है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। क्या होते हैं? द्वितीय उपभोक्ता। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपभोक्ता के अंतर्गत विविध पोषी जीव आते हैं। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। द्वितीय उपभोक्ता वे मांसाहारी हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं, जैसे चूहे का बिल्ली द्वारा, हिरन का भेड़िया द्वारा खाया जाना इत्यादि। ये शाकाहारी भी होते हैं। तृतीय उपभोक्ता में वे जंतु आते हैं जो द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं, अर्थात ये केवल मांसाहारी होते हैं, जैसे मेढक को सांप द्वारा खाया जाना तथा शेर इत्यादि इसे श्रेणी में आते हैं। अगला है, डॉल्फिन को वर्गीकृत किए जाते हैं तो ये स्तनी वर्ग में किया जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्तनधारी शब्द का अर्थ है स्तन ग्रंथियां रखने वाले जंतु जिनसे उत्पन्न दुग्ध द्वारा उनके शिशु पोषण प्राप्त करते हैं। ये मुख्यतः स्थलीय होते हैं तथा कुछ जलीय एवं वायवीय भी होते हैं। डॉल्फिन मनुष्य के बाद सबसे बुद्धिमान जंतु मानी जाती है। यद्यपि यह मछली की तरह दिखती है परंतु यह एक स्तनधारी जंतु है। अगला प्रश्न है, डिटर्जेंट अपमार्जक क्या है? अपमार्जक क्या है? तो ये हो जाएगा शोधन अभिकर्ता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अपमार्जक या डिटर्जेंट लंबी श्रृंखला का हाइड्रोकार्बन युक्त शोधन अभिकर्ता है। यह साबुन से उत्तम होता है क्योंकि यह कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं आयरन के आयनों के साथ अघुलनशील लवण नहीं प्रदान करता है। डिटर्जेंट तथा एंजाइम मिला हुआ पदार्थ बहुत साफ धुलाई करता है। इसे माइक्रोसिस्टम धुलाई कहते हैं। साबुन कास्टिक सोडा से बनाए गए उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। अगला प्रश्न है, आर्क्योप्टेरिक्स क्या है? तो यह है जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आर्क्योप्टेरिक्स जुरेसिक युग का सबसे पुराना पक्षी है। इस युग में सरीसृप वर्ग के विशालकाय प्राणी डायनासोर पाए जाते हैं। लगभग 6 करोड़ वर्ष पूर्व किसी खगोलीय दुर्घटना के परिणामस्वरूप डायनासोरों का सर्वविनाश हो गया, जिससे ये प्राणी सदा के लिए विलुप्त हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। इस पर मतभेद है, इसको देख लेते हैं पूरा व्याख्या है। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व हुई। पृथ्वी में सर्वप्रथम सूक्ष्म जीवाणु प्रोटोजोआ, जीवाणु, शैवाल, मूंगा, जेलीफिश आदि जलीय प्राणियों का उद्भव हुआ। ये सभी जलीय जंतु निम्न कोटि के जीव थे। प्रोटोजोआ के उद्भव का प्रारंभ 3.5 अरब वर्ष पूर्व हो चुका था। साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल का उद्भव 2.3 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। अगला है, सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप क्या होता है? ये हो जाएगा ओ होता है। ए, बी और ओ 4 रक्त समूह होते हैं। सैद्धांतिक रूप से ओ समूह का रक्त किसी भी मनुष्य को दिया जा सकता है। आगे देखते हैं। ए बी समूह वाला मनुष्य किसी भी समूह का रक्त ले सकता है। ओ रक्त समूह को सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर तथा ए बी रक्त वर्ग को सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं। एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन एक एंटीपायरेटिक है। क्या है? एंटीपायरेटिक। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एस्पिरिन एंटीपायरेटिक या ज्वरनाशक कृत्रिम औषधि है जिसका उपयोग बुखार, सिरदर्द, बदन दर्द एवं गठिया के इलाज के लिए किया जाता है। एस्पिरिन, क्रोसिन, सल्फा ड्रग, हिप्नोटिक्स आदि औषधियाँ कृत्रिम या संश्लेषित ढंग से प्राप्त की जाती है। जीवाणुओं को निष्प्रभावी करने वाली दवाएं एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक कहलाती है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा आविष्कृत पेंसिलिन प्रथम प्रतिजैविक औषधि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है? सबसे बड़ा भंडार है। ये हो जाएगा सौर ऊर्जा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार सौर ऊर्जा है। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है जहाँ सौर ऊर्जा के उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ प्रतिवर्ष 5000 ट्रिलियन किलोवाट घंटा सौरिक विकिरण प्राप्त होता है। सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने, सौर कुकर बनाने, फसल पकाने इत्यादि की तकनीकें विकसित की जा चुकी है तथा इनका वाणिज्यिक उपयोग भी किया जा रहा है। भूतापीय ऊर्जा भूगर्भ से प्राप्त ऊर्जा का एक संभाव्य स्रोत है। अगला देखते हैं। भूतापीय ऊर्जा प्रणाली के अंतर्गत भूगर्भीय ताप एवं जल की अभिक्रिया से गर्म वाष्प उत्पन्न करके उच्च ऊर्जा उत्पादन का प्रयास किया जा रहा है। खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा सुंदरवन इसके संभावित क्षेत्र हैं। वर्तमान में सौर ऊर्जा अत्यंत व्यापक और उपयोगी स्रोत के रूप में उभरकर हमारे सामने आया है। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रीन पीस क्या है यानी हरित शांति क्या है? तो यह पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
ग्रीन पीस हरित शांति का एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन है जिसकी स्थापना 1971 में कनाडा के वैंकूवर में की गई थी। तत्कालिक रूप से यह अमेरिका द्वारा अलास्का में नाभिकीय हथियारों के परीक्षण का विरोध करने के लिए सही तथा, किंतु बाद में इसका उद्देश्य व्यापक रूप से पर्यावरण की सुरक्षा होता गया। इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। पृथ्वी पर पर्यावरण सुरक्षा के लिए यह संगठन रेनबो वॉरियर नामक जहाज का प्रयोग करता है।